मॉडर्न कार्ल मार्क्स की छवि की तरह परोसा गया ये चेहरा। अरे बोल रे भाई, अरे डर गए क्या? हाँ हूँ टुकड़ा टुकड़ा, किसका टुकड़ा टुकड़ा करूंगा? तुम आरोप लगा रहे हो ना, तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। दरअसल कार्ल नो मार्क्स हो चुका है। मुझे जिस दिन विचारधारा बदलना पड़ा, प्रोफेशन बदलना। अरे बेवकूफ समझा ऐसे थूक करके चाटेंगे प्रभु। रूलिंग क्लास कौन है? एनएसवाई के एक कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तां करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तां करने को एक ही कांग्रेस काफी था। ऊपर से ये महाशय अपने घटिया तर्क और पैदल पॉलिटिकल नैरेटिव से हर बार पॉलिटिकल वैल्यू और गिरा लेते हैं, हर चुनाव में डिक्लाइन का नया रिकॉर्ड बनाकर। कुछ साल पहले तक यही कन्हैया कुमार एनडीटीवी और दूसरे लेफ्ट लिबरल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधुनिक भारत के कार्ल मार्क्स के रूप में पेश किए जाते थे। उनके भाषणों को ऐसे सजाया जाता था जैसे उन्होंने राजनीति की हर किताब कंठस्थ कर रखी हो। जेएनयू के मंच से लेकर टीवी डिबेट तक कन्हैया को युवा क्रांतिकारी की तरह चमकाया गया। एक ऐसा चेहरा जो गरीबों की आवाज बनेगा, जो सत्ता से सवाल करेगा और जो तर्क की राजनीति करेगा। ऊपर से उन्होंने अपनी इस इमेज को संवारने के लिए बिहारी टोन की हिंदी पकड़ ली थी। इस पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस को मैं खारिज करता। ठीक वैसे ही जैसे जमीन से जुड़े हुए दिखने के लिए योगेंद्र यादव ने गमछा अपना लिया था। पर यह भी सच है कि राजनीति केवल छात्र जनित लफ्फाजी से तो हो नहीं सकती। इसलिए कन्हैया कुमार के लिए समय के साथ राजनीतिक जमीन पर पांव टिकाना, कैमरे पर भाषण देने से कई ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। कांग्रेस उन्हें बिहार में पार्टी का चेहरा बनाना चाहती थी, तो लालू यादव एंड फैमिली उन्हें बिहार में देखना नहीं चाहती थी। हाल ही में कन्हैया कुमार पत्रकार शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में नजर आए और एक बार फिर से उनकी क्रांतिकारी छवि का असल टेस्ट हो गया। पॉडकास्ट के दौरान कई बार ऐसा लगा कि कन्हैया अपने ही बयानों के जाल में फंस गए, ना जाने कैसी अजीबोगरीब बात कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर कुर्सी से दूरी का दावा। कन्हैया ने कहा, कुर्सी से दूर रहना हमारा चॉइस है। लेकिन कुर्सी से दूर हैं ये चॉइस है। मतलब चॉइस एज इन मतलब जैसे आपने चुनाव तो लड़ा, दो बार लड़ा आपने, तो फिर चॉइस कैसे? मतलब ये बात सुनने में बड़ी आदर्शवादी लगती है, लेकिन याद रखिए ये कहने वाले वही पूर्व जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट हैं जो अब तक 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। एक अपने गृह राज्य बिहार से और दूसरा वहीं से जहां जेएनयू स्थित है, यानी दिल्ली से। सवाल उठता है, क्या ये कुर्सी से दूरी वाकई में उनका चुनाव है या जनता का फैसला? क्योंकि ख्वाब तो उनके बड़े बड़े हैं, 3 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का, 100 साल पुराने आरएसएस को हराने का और गृह मंत्री अमित शाह को भी हराने का। मेरी महत्वाकांक्षा है क्या महत्वाकांक्षा? इस देश के 3 बार के प्रधानमंत्री को हराने की। मेरी महत्वाकांक्षा है 100 साल होने को है आरएसएस की उस संगठन को हराने की। मेरी महत्वाकांक्षा है कि जिनके डर से पत्ता नहीं हिलता है, तो मतलब बाप तो छोड़ दीजिए, बेटा का भी तूती बोलता है। जैसा को देखें ना, अंग्रेजी बोले ना बोले तूती बोलता है उस आदमी का, उससे हराने की ये छोटी महत्वाकांक्षा। मतलब एक ही सांस में उन्होंने 3 महत्वाकांक्षाएं गिना दी, लेकिन यह भी कहा कि कुर्सी से प्यार नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि This morning, I got up at night. अच्छा, आप इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं लेकर राजनीति करना चाहते हैं, पर अगर कोई पूछ ले कि इतने सारे लोगों को हराओगे कैसे, तो शायद ये बोले। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। अब देखिए, ऐसे बयान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और कन्हैया कुमार को 2 दिन वायरल करवा सकते हैं, पर पॉलिटिकल रोड मैप तो नहीं हो सकते ना। वही आम भारतीय पूछेगा ही कि पहले तो ये बताओ कि अपने जिले से कब जीतोगे। वैसे ख्वाब तो कन्हैया जी के शादी करने पर भी है। वो बात अलग है कि इनकी थ्योरी उस पर कुछ विचित्र सी है। जरा आप ये सुनिए। 18 साल में हम सरकार चुन सकते हैं और पत्नी नहीं चुन सकते हैं। अजीबोगरीब बात है। देश का प्रधानमंत्री 18 साल में चुना है और पत्नी चुने फिर ब्याह काहे नहीं किया? मतलब कन्हैया कुमार के लिए सरकार चुनने और जीवन साथी चुनने में कोई फर्क ही नहीं रखा। इनकी माने तो ये शादी की आयु भी वोटिंग अधिकार की तरह कम कर दें।
मतलब वाह रे हमारे उभरते कांग्रेस के राजनेता। वैसे आगे चलते हैं और आपके सामने एक और प्रश्न रखते हैं कि सोचिए, जो इंसान शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोह के आरोपियों और अर्बन नक्सलियों को समर्थन देता है, उसे हमारा टूल किट लेफ्ट का पोस्टर बॉय बनाकर बैठा था। और तो और हाल ही के इंटरव्यू में कन्हैया ने अपने ही इन देशद्रोही दोस्तों की भारत के खिलाफ बयानबाजी को ही सीधा डकार गए और साथ ही उनकी तरफदारी भी कर दी। शर्जील और उमर खालिद को कन्हैया कुमार सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते? वो अगर कोई ऐसी बात कहें जो इस देश के हित में हो, संविधान के पक्ष में हो। उन्होंने भारत को असम से शर्जील ने काटने की बात कही थी, इसकी वजह से 5 साल से वो जेल में। मेरा मानना है कि उन्होंने ये बात नहीं कही होगी। मतलब देखिए कैसे ये अभी भी शर्जील और उमर जैसे अर्बन नक्सलियों का समर्थन करते हुए सीधा सरकार पर ही कटाक्ष कर रहे हैं कि अपनी बात रखने पर देश के निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। बताइए, अदालत देश के एक हिस्से को काटने के इमाम के कॉल को अपराध मानते हैं और कन्हैया कुमार उसे अपनी बात मानते हैं। कल तो ये भी कह सकते हैं कि किसी को धमकी देना अपराध नहीं है बल्कि अपनी बात है। वैसे कन्हैया जी, सवाल तो फिर आपसे भी पूछना चाहिए। आपके तो खुद के पार्टी के शहजादे और आपके प्रिय राहुल गांधी ने आपको अपनी ही सभा में घुसने तक नहीं दिया, फिर भी आप लगे हुए उनकी चापलूसी करने में। अच्छा, मतलब यहाँ राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने आपका अपमान किया तो लोगों ने बात का पतंगड़ बना दिया, फिर आप सोच विचार काहे किए जब आपसे पूछा गया कि सबसे ईमानदार नेता कौन है? देश का सबसे ईमानदार नेता कौन? बड़ा मुश्किल सवाल है। मतलब नेता भी हो और ईमानदार भी हो। ईमानदारी का फैसला जीते जी तो हो नहीं सकता है। अच्छा चलिए छोड़िए, हम यहाँ कोई आपके और आपके प्रिय नेता के बीच आग लगाने के लिए नहीं बैठे हैं। अब देखिए, कन्हैया जी का कंट्रोवर्सी का चिट्ठा तो काफी लंबा चौड़ा है। कभी प्रधानमंत्री मोदी पर बीवी को छोड़ने जैसे बेहुदे कटाक्ष करते हैं। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। कभी आरएसएस को आतंकवादी कहते हैं, आतंकवादी है। और अब बाद में जब उनसे इन विवादित बयान बोलने पर सवाल पूछे जाएं, तो वो घूम फिर कर पत्रकार पर ही सारा ब्लेम डाल देते हैं। सुनिए जरा। वो हम गाली इसलिए कहे क्योंकि ना उनकी जो भाषा थी ना, जिसमें वो सवाल पूछ रही थी, तो वो मुझे गाली की तरह देख रही थी। और कौन भूल सकता है कि इन्होंने अपने देश की सेना के लिए क्या कहा था। इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, लेकिन फिर आप इसी बात से मुकर भी गए। क्या कन्हैया कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर में रेप करती है? मैं आर्मी शब्द इस्तेमाल। ये वही कन्हैया कुमार है जिनके लिए कहा गया था कि मोदी को उनका मैच मिल गया है, जिन्हें कभी कांग्रेसी और लेफ्ट इकोसिस्टम द्वारा मोदी को हराने वाला बताया गया था, जिनके कंधे पर चढ़कर क्रांति भारतवर्ष में घुसने वाली थी। ये बात और है कि उन्होंने अपने ही दल यानी सीपीआई को टाटा बाय बाय करने में देर नहीं लगाई। कन्हैया कुमार का सफर जेएनयू के लेक्चर हॉल से संसद तक और अब कांग्रेस के एक नेता के रूप में एक दिलचस्प कहानी है। लेकिन शुभांकर मिश्रा के साथ इस हालिया पॉडकास्ट ने यह साफ कर दिया कि जोश और नारेबाजी एक हद तक भीड़ खींच सकती है, लेकिन राजनीति में टिकने के लिए ठोस नीति, स्पष्ट सोच और तर्क में स्थिरता चाहिए। शुरुआत में लेफ्ट मीडिया ने उन्हें आधुनिक कार्ल मार्क्स के रूप में पेश किया, पर अब लगता है कि राजनीति के वास्तविक मैदान में वे अभी भी पहले सेमेस्टर के विद्यार्थी जैसे हैं, जोश में पास, अनुभव में फेल। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर ले। जय हिंद।